हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैनल माय न्यू वीडियो। तो बेटा हम लोग फॉलो कर रहे हैं 45 डे स्ट्रेटजी, जिसमें हम लोग अकाउंटेंसी, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स तीनों सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। जिसमें हम लोगों ने कॉमर्स में ऑलरेडी 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट। चैप्टर नंबर 6 ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। चैप्टर नंबर 7 इसलिए क्योंकि हम लोगों ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर पहले कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आओ चलो देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हमें क्या पढ़ना है। तो मैनेजमेंट चैप्टर में तो मैंने आप लोगों को लास्ट पढ़ाया था, तो आज चैप्टर का नाम क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? देखो, मैनेजमेंट यानी कि मैनेज करने का तरीका। तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ जो हमारे फेमस थे पर्सन जिनका नाम हेनरी फ्योल था, F.W. टेलर था। तो उन लोगों ने कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे कि जिसको हम लोग को फॉलो करना चाहिए। तो जिस तरह साइंस में कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो हम है ना, उसी तरह कॉमर्स में भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करके आप अपने मैनेजमेंट को बेहतर से बेहतर बना सकते हो। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी सबसे पहले हम लोग देखेंगे। यानी कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, सो पेपर में नेचर है चाहे कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप लिख के चले आओगे। सबसे पहला यूनिवर्सैलिटी। यूनिवर्सैलिटी का मतलब ये है कि दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, इंडिया में चले जाओ, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, श्रीलंका, लंदन, पाकिस्तान, कहीं भी चले जाओ, आपके ये जो प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो हर जगह फॉलो होंगे। ऐसी कोई सिंगल जगह नहीं है जहाँ पर फॉलो नहीं होंगे। समझ में आ रही बात? नंबर 2 पर है बेटा डायनामिज्म और रिलेटिविटी। डायनामिज्म का मतलब यहाँ पर ये है टाइम के साथ चेंज होना। मतलब ये नहीं है कि E=mc² वाला मसला नहीं है, आइंस्टीन ने बोल दिया, या फिर F=1/4 पे Q1 Q2/r² वाला नहीं है। अब आप सोच रहे होगे अरे ये क्या है, ये कूलॉम का फॉर्मूला है, फिलहाल फिजिक्स का है तो छोड़ो, मतलब उसमें कुछ चेंजेस नहीं हो सकते हैं। लेकिन जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स होता है ना भैया, वो टाइम के साथ चेंज हो सकता है। मतलब ज़रूरी नहीं कि आप उसी को ही फॉलो करो, आप सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता है। ठीक है, रिलेटिविटी कहीं पर कुछ एप्लीकेबल होता है, कहीं पर कुछ एप्लीकेबल होता है, सिचुएशन के हिसाब से एप्लीकेबल होता है। ये नहीं कि हर जगह सेम ही चीज़ अप्लाई करोगे। ठीक, नंबर 3 इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर। बोल रहा है ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, देखो अब अलग अलग तरह के लोग होते हैं, तो उनको ह्यूमन बिहेवियर इंसान का अलग होता है। कोई गुस्से वाला है, कोई स्वीट है, कोई है ना बहुत बोल सकते हो नेचर में बहुत सख्त है, बहुत अलग अलग तरह के लोग होते हैं। तो इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर इन्फ्लुएंस करता है, तो उनको अलग अलग तरीके से डील करने का अपना अपना तरीका होता है। ठीक, नंबर 4 फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है? ये बोल रहे हैं कि यहाँ जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा क्या हो, सही हो। मतलब ऐसा नहीं कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो ही जाएगा। समझ रहे हो? साइंस में होता है ना, आप ये बॉल उठा के फेंकोगे तो आगे की तरफ जाएगी, हो सकता है इसमें बॉल फेंको पीछे की तरफ चला जाए। कहने का मतलब ये क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब आप ये नहीं कह सकते हो कि एकदम ये एक्यूरेट ही होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा हो ही जाएगा, ऐसा इसमें नहीं है। ठीक है, नंबर 5 कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब ये है, जैसे साइंस में होता है, आपने देखा होगा कि लैब में आप कोई केमिकल मिलाए तो दूसरा कलर बन गया केमिस्ट्री में, या फिर आपने बॉल को आगे फेंका तो तेजी से गई, इस तरह से। मतलब अपना अपना कुछ ना कुछ रूल्स होता है। उसी तरह आपके कॉमर्स में यानी कि मैनेजमेंट में भी होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मान लो एक बंदा है, उसको 2 आदमी ऑर्डर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? कंफ्यूज हो जाएगा। तो मतलब आप कुछ भी करोगे, किसी को चिल्ला के बात करोगे, किसी नॉर्मल बात करोगे, अलग अलग तरीके से डील करोगे, तो उसकी कुछ ना कुछ, अगर कुछ कॉजेस करोगे, कुछ हरकत करोगे, तो उसकी कुछ ना कुछ इफेक्ट देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। नंबर 6 इक्वल इंपॉर्टेंस। अलग अलग प्रिंसिपल्स है, 14 प्रिंसिपल दिए हेनरी फ्योल ने, 7 प्रिंसिपल टेलर के। ये प्रिंसिपल्स है सबको इक्वल इंपॉर्टेंस है, ये नहीं है कि किसी एक को देना है, बराबर से सारे प्रिंसिपल्स को इंपॉर्टेंस दी गई है। समझ में आ रही बात? ये इसके क्या हो गए बेटा? फीचर्स हो गए। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे है आपका नीड फॉर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या है बेटा? नीड मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की क्या जिंदगी में आवश्यकता आ गई, क्या इंपॉर्टेंस है, और देखते हैं। नंबर 1 टू इंक्रीज एफिशिएंसी, कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देता है। अगर आप
जैसे बुक पढ़ते हो ना तो आपको अंदर नॉलेज आती है, तो उसी तरह आप इस मैनेजमेंट को पढ़ोगे, इस मैनेजमेंट को समझोगे, इस मैनेजमेंट को जानोगे, मैनेजमेंट मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को जानोगे, जो प्रिंसिपल्स हैं, तो उससे आपकी इफिशियंसी अच्छी होगी, आपको आइडिया मिलेगा कि आपको कहाँ पर कैसे काम कैसे वर्क करना है। नंबर 2, टू क्रिस्टलाइज द ट्रू नेचर ऑफ मैनेजमेंट। किसी के बारे में अगर उसके जैसे होता है ना, कोई इंसान के बारे में आपको पूरी तरह से जानना तो उसकी किताब आपको पढ़नी पड़ेगी। उसी तरह अगर आप मैनेजमेंट के बारे में सही से जानना चाहते हो तो आप ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ लो, आपको मैनेजमेंट का क्रिस्टलाइज ट्रू नेचर ऑफ मैनेजमेंट मालूम चल जाएगा। नंबर 3, टू ट्रेन मैनेजर। भैया मैनेजर को ट्रेन करने के लिए मैनेजर को थमा दो, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट उसको समझा दो, उसकी लाइफ में अप्लाई करा दो, देखो मैनेजर कैसे ट्रेन हो जाएगा, समझ रहे हो। नंबर 4, टू इम्प्रूव रिसर्च। तो जो लोग हैं, मैंने कोई मैनेजर है तो न्यू आइडियाज ला सकता है, रिसर्च कर सकता है, मतलब उसके अंदर चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि बिजनेस में नया नया लाना जरूरी है, चेंज लाना जरूरी है। अगर आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को समझोगे तो आपको समझ में आएगा कब कहाँ पर क्या चीज़ें टाइम के साथ चेंज करनी। टू इम्प्रूव रिसर्च, आप रिसर्च करोगे, इम्प्रूवमेंट लेके आओगे, ठीक है। नंबर 5, टू अटेन सोशल गोल्स। सोशल गोल का मतलब ये होता है कि एक कंपनी क्या चाहती है, एक कंपनी प्रॉफिट चाहती है, एक एम्प्लॉय क्या चाहता है, वह अच्छी सैलरी चाहता है, एक समाज में रहने वाले लोग क्या चाहते हैं, कस्टमर क्या चाहता है, अच्छे प्रोडक्ट चाहता है। तो कस्टमर अच्छा प्रोडक्ट चाहता है, कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट चाहती है, एम्प्लॉय अच्छी सैलरी चाहता है। तो उन सब की नीड को पूरा किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। समझ में आ रही बात। नंबर 6, टू स्प्रेड नॉलेज। नॉलेज को स्प्रेड करता है, नॉलेज को इंक्रीज करता है, टू इंक्रीज नॉलेज भी कर सकते हो। अगर आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को जानोगे तो आपको जो है मैनेजमेंट के बारे में नॉलेज इंक्रीज होगी और आप अपने काम को इफिशिएंटली और इफेक्टिवली तरीके से कर पाओगे। तो ये नीड हो गई, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। उम्मीद करता हूँ आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर हम लोग बात करेंगे 7 प्रिंसिपल्स ऑफ जो आपके एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दी और हेनरी फ्यूल ने जो प्रिंसिपल दी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। हाँ तो बेटा चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जितने प्रिंसिपल्स हैं साथ के साथ पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, क्योंकि पेपर आपका कॉन्सेप्चुअल बेस पे आएगा, इसमें से क्वेश्चन बनेगा जरूर और केस स्टडी के बेस पे बनेगा। आपको सिचुएशन देगा और कहेगा पहचानो कि इसमें से कौन सा प्रिंसिपल है भाई। तो उसके लिए आपको समझ में आना बहुत जरूरी है, रट्टे से काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। अब देखो, एक टेलर्स प्रिंसिपल यानी कि एफ.डब्ल्यू. टेलर नाम था इनका, जो कि अमेरिकन थे, ठीक है। इन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिया था। क्या दिया था? साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया, ठीक है। इनको टेलर इज नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोलते हैं। इसको एमसीक्यू के हिसाब से भी याद कर लो। टेलर कौन? टेलर इज नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। अब इन्होंने कुछ प्रिंसिपल दिए थे, और क्या दिए थे चलो उसको देखते हो, ध्यान से समझना। सबसे पहले उन्होंने बोला साइंटिफिक साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। क्या बोल रहे हैं? बोले साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ये बोल रहे हैं कि अगर हम लोग फैक्ट्री में कोई भी काम करते हैं, किसी भी कंपनी में, तो हमको वहां पर जब हम लोग कोई काम करें तो उसमें क्या हो, साइंटिफिकली तरीके से होना चाहिए। किस तरह? साइंटिफिकली तरीके से होना चाहिए। हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं होना चाहिए वहां पर। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब ये नहीं है कि चलो करेंगे जो को देख लीजिएगा, नहीं, पूरा का पूरा उसको प्लान होना चाहिए। हर चीज सही एक प्रॉपर वे में होनी चाहिए, साइंटिफिक तरीके से। मतलब ये चीज पहले होगी, फिर ये होगा, फिर ये होगा। ये नहीं कि आपने हिट यानी कि ट्राई किया, नहीं हुआ, फिर आपने अगली बार ट्राई किया। समझ में आ रही बात? इनके कहने का मतलब है कोई भी चीज हो साइंटिफिक तरीके से हो, एक सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए। साइंस में होता है। देखो बुक में क्या लिखा है, देखो ध्यान से समझो। बोला ईच एंड एवरी जॉब and the method of doing it should be based on scientific study। किस पे बेसिस पर होना चाहिए? साइंटिफिक स्टडी के बेसिस पर होना चाहिए सारे काम। and analyze rather than on trial and error। मतलब यहाँ पर ट्रायल नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट ट्रायल एंड एरर नहीं होना चाहिए, साइंटिफिक तरीके से आपको काम करना चाहिए। द टास्क टू बी परफॉर्म शुड बी साइंटिफिकली प्लान्ड। जो भी टास्क करने जा रहे हो साइंटिफिकली प्लान्ड होना चाहिए, आपको पहले से प्लान्ड होना चाहिए कि हम ऐसे ऐसे करेंगे। द मटेरियल इक्विपमेंट एंड वर्किंग कंडीशन शुड बी स्टैंडर्डाइज। जो भी मटेरियल है, इक्विपमेंट या वर्किंग कंडीशन, वो कैसे होनी चाहिए? स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, अच्छी जगह, वर्किंग प्लेस अच्छा होना चाहिए। द अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन शुड बी डिसाइड थ्रू ऑब्जेक्टिव स्टडी। समझ रहे हो? तो सारा काम
आपको एक सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए। ये नहीं कि आपने ट्राई किया, हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपको सब चीज़ साइंटिफिकली तरीके से करना चाहिए। नंबर टू पर दूसरा पॉइंट है बेटा, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब ये होता है कि आप में एकता होनी चाहिए। हार्मोनी समझते हो, यूनियन होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। आपके जो फैक्ट्री है, आपकी जो कंपनी है, आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर क्या होनी चाहिए, हार्मोनी होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। डिस्कॉर्ड, लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए लोगों में, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने चाहिए। अगर बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर रहेगा, हार्मोनी बनी रहेगी आपकी कंपनी में, तो आपकी कंपनी ग्रो करेगी, आप आगे की तरफ जाओगे। ठीक। नंबर थर्ड, मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट का मतलब यहाँ पर है कि जो एम्प्लॉय आप क्या काम करते हैं, तो उनको जो है मैक्सिमम आउटपुट देना चाहिए, उनको रिस्ट्रिक्शन नहीं करना चाहिए कि भैया कंपनी कमा रही करोड़ों में, उनको दे रहे हो हजारों में, ऐसा ना हो। मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, उनको रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना चाहिए। देखो क्या लिखा है, समझ लो। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर अराइजेस मेनली ऑन डिवीजन ऑफ सरप्लस। बोल रहे कॉन्फ्लिक्ट जो होता है मैनेजमेंट में वर्कर में, वो मेनली कब होता मालूम है, डिवीजन ऑफ सरप्लस। सरप्लस समझते हो, प्रॉफिट को बांटने के टाइम में नॉर्मली कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि मैनेजमेंट पैसा कम देना चाहता है यार, वो कहते हैं मेहनत हम कर रहे हैं, पैसा मिल नहीं रहा है, तो उनके बीच में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो टेलर सजेस्टेड दैट, टेलर भाई ने बोला, हमारे जो टेलर भाई थे उन्होंने बोला दैट द बेस्ट वे टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, वो बेस्ट वे to resolve the conflicts to increase the size of surplus so that each side can have a larger scale। उनके सरप्लस को क्या कर दो, इंक्रीज कर दो, बढ़ा दो, तो वहाँ पर बढ़िया रहेगा। ये तरीका दिए कि अगर प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा तो अच्छे से काम करेगा, उसको रिस्ट्रिक्टेड मत करो। ठीक। नंबर फोर्थ, डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। चौथा हमारे टेलर भाई ने बोला, किसने बोला, टेलर भाई ने। टेलर भाई, इसका नाम लिखो, टेलर भाई, इज्जत दोगे तो आसान आसान क्वेश्चन आएगा। ठीक है। टेलर भाई ने बोला कि डिवीजन ऑफ वर्क करना चाहिए, हमें जो वर्क है उसको डिवाइड करो। पहले तो वर्क अलग अलग करो, जो जिस काम में एक्सपर्ट है उसको वो काम दो, उसके बाद साथ ही उसको क्या दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दो। भैया कि तुम्हें ये काम दिया है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खाली ये नहीं कि वर्क बांट दिया है, जवाबदेही भी आपकी होगी, आंसर आपको ही देना पड़ेगा। ठीक। नंबर 5, साइंटिफिक सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स। अगर कोई एम्प्लॉय हायर कर रहे हो नया अपनी कंपनी में, कोई भी मैनेजर, वर्कर, कुछ भी रख रहे हो, तो उसका एक डायरेक्ट किसी को भर्ती ना कर लो, समझ रहे हो, किसी को एम्प्लॉयमेंट मत दे दो, किसी को अपने जॉब में मत रख लो, उसको एक साइंटिफिक तरीके से उसका सिलेक्शन होना चाहिए। मतलब साइंटिफिक सिलेक्शन, रिटर्न इंटरव्यू लो, रिटर्न एग्जाम लो, फिर उसकी ट्रेनिंग कराओ, फिर उसका डेवलपमेंट कराओओ ऑफ वर्कर्स, मतलब डायरेक्टली किसी का सिलेक्शन नहीं करना है, बोल रहे। ठीक। नंबर 6, स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब यहाँ पर ये है, छठा पॉइंट है, इन्होंने बोला कि जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की मटेरियल होनी चाहिए। साथ ही साथ जो एम्प्लॉय आपके जो काम करते हैं, एम्प्लॉय समझते हो ना, नहीं समझते, जो वर्कर आपके काम करते हैं, उन वहाँ पर वो वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, एक स्टैंडर्डाइज तरीका होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज जगह हो जहाँ पे उनकी वो वर्क अच्छे से कर सके, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली तरीके से, ताकि काम टाइम पे और अच्छी तरह से हो पाए। ठीक है। स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए क्वालिटी। नंबर 7, मेंटल रेवोल्यूशन। इसको देख लेना जरा अच्छे से, इस पे केस बेस क्वेश्चन बन सकता है, बन तो सब पे सकता है, इस पे मुझे लग रहा है शायद बन जाए। मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब ये होता है कि देखो, एक एम्प्लॉय और एक एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय मतलब जो जॉब करते हैं, एम्प्लॉयर मतलब बॉस। तो जैसे मान लो ये आपका एम्प्लॉय है, तो ये कौन है, आपका बॉस है। ब्लैक मार्क कर कहाँ गया, लाओ, ये है आपका एम्प्लॉय और ये कौन है, आपका बॉस। अब जितने भी एम्प्लॉय, 1 2 3 है ना, तो जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं, सबको लगता है भैया कि जो इनका बॉस है ना, वो क्या है भैया, सिर्फ हमसे काम कराना चाहता है, हमें पैसा सा नहीं देना चाहता है। और बॉस को लगता है कि एम्प्लॉय काम नहीं करना चाहता है। सच बात है कि नहीं? आप कभी जॉब करोगे तो आप देखना, बॉस को लगता है, जो आपका हेड होगा उसको लगता है ये काम नहीं करना चाहते, और इनको लगता है कि ये हमसे सिर्फ काम करा रहा है, हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है और हमें पैसा नहीं देना चाहता। ये नॉर्मल सी बात है। ठीक। तो ये मेंटल रेवोल्यूशन होता है इनका, ये मेंटल थॉट है कि इनको लगता है कि वो अच्छा नहीं है, उनको लगता है वो अच्छा नहीं है। ठीक है। उसी तरह ये बोल रहे हैं कि ऐसा एटमॉस्फेयर बनाओ कि मेंटल रेवोल्यूशन रहे, यानी कि ये इनको ऐसा ना लगे और इनको ऐसा ना लगे। अगर आपके मेंटल रेवोल्यूशन का अच्छा, इनको लगे
कि बॉस हमारा बहुत अच्छा है भैया, इनको लगे कि हमारे एम्प्लॉय बहुत अच्छे हैं। अगर ये माहौल आपकी कंपनी में रहेगा तो फिर आपका बिजनेस ग्रो करेगा। समझ में आ रही बात? तो ये चीज़ें 7 प्रिंसिपल्स हैं, ये आपके उसमें आ सकते हैं। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रूर से देख लेना। नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, स्क्रीनशॉट जल्दी से। फिर लास्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं हैंडी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स क्या क्या है। हाँ तो चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और लास्ट टॉपिक देखते हैं इस चैप्टर का, जो कि है हेनरी फ्यूल्स के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। कितने? 14 प्रिंसिपल थे हेनरी फ्यूल के। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले तो पेपर में आता था 5-6 एक्सप्लेन करने को आ जाते थे, लेकिन अब क्या पेपर में किसी के भी बारे में पूछ सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि डायरेक्टली ना पूछ के केस स्टडी के बेसिस पूछ सकता है। सिचुएशन दे देगा कि ये हो रहा है, पहचानो कि कौन सा आपका इस पर प्रिंसिपल है लग रहा है और इसको एक्सप्लेन करो। तो इस तरह से पेपर में आने के चांसेस रहेंगे प्रिंसिपल्स के। तो इसलिए सबको एक एक करके अच्छे से समझना। सबसे पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। हेनरी फ्यूल कहते हैं कि जो भी वर्क करो उसको क्या कर दो बेटा? डिवाइड कर दो। क्या कर दो बेटा? डिवीजन ऑफ वर्क कर दो। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब ये होता है कि जितने भी वर्क है ना, उसको जो जिस काम में एक्सपर्ट है उसको वो काम दे दो। जो मतलब आपकी फैक्ट्री का काम है, आपकी कंपनी का काम है, तो जो बंदा जिस काम में एक्सपर्ट है उसको वो काम दो, जो काम नहीं आता है उसको वो काम नहीं दो। ठीक है। नंबर 2, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आप किसी को अथॉरिटी दे रहे हो ना, तो उसको साथ क्या दो? उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दो। क्या दो? रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दो। सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटी मत दो। बोलो भैया तुमको ये अथॉरिटी दी है तो कल तुम्हारी ही जिम्मेदारी रहेगी, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हें इसका आंसर देना पड़ेगा। ठीक है। नंबर 3 पर है बेटा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब सीधा सा सिंपल सा है कि आपकी कंपनी में रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, जूनियर सीनियर की इज्जत करनी चाहिए। तो ये डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि आपकी जो डिस्टेंस है जूनियर सीनियर की वो मेंटेन रहे। नंबर 4 है आपका यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है। और नंबर 5 पे बेटा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। दोनों मिलता जुलता है, समझना। यूनिटी ऑफ कमांड का पहले मतलब समझो। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि ये बोल रहे हैं कि जब आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो, ठीक है, किसी भी कंपनी में वर्क कर रहे हो, तो वहां पर एक बंदे को ऑर्डर देने वाला एक ही आदमी होना चाहिए। ये नहीं कि एक बंदे पर जो है दो लोग ऑर्डर दे रहे। मान लो ये एक आपका जूनियर है, यहाँ पर एक आपका HR मैनेजर है और यहाँ पर सेल्स मैनेजर है, यहाँ पर HR मैनेजर है। अब एक आदमी इसको ऑर्डर दे रहा है, एक आदमी इसको दे रहा है। मतलब एक आदमी बोल रहा है मेरी फाइल ले आओ 5 मिनट के अंदर, ये भी बोल रहा है मेरी फाइल ले आओ 5 मिनट के अंदर। अब बताओ ये किसकी फाइल लेने जाएगा? सेल्स मैनेजर वाले की कि HR मैनेजर की? तो यहाँ पे तो कंफ्यूज रहेगा, एक टाइम में दोनों का काम तो कर नहीं पाएगा। तो ये कहने का मतलब ये है यूनिटी ऑफ कमांड, एक बंदे पर एक बंदा होना चाहिए, इसके लिए अपना अलग बंदा होना चाहिए, तब आपका काम सही से होगा। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब एक जूनियर पे एक ही सीनियर होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही बात? ठीक है। नंबर 5 यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब यहाँ पर है कि आपको इस तरह से कह सकते हो कि जहाँ पर एक हेड होना चाहिए और एक प्लान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लिख लो इस लाइन को, 1 हेड एंड 1 प्लान। अब यहाँ पर अलग अलग हेड और अलग अलग प्लान नहीं होना चाहिए। ऐसे आपने अभी ये हमारे अब वो बन रहा है ना स्पाई यूनिवर्स, आप लोग जानते होंगे, समझाने की बता रहा हूँ। टाइगर सलमान खान, ठीक है, पठान कौन है? शाहरुख खान, ठीक है, ये पता है कि नहीं आपको? वॉर में कौन था? ऋतिक रोशन, कबीर, है ना। अब इन लोग को मान लो सबको एक मूवी में ले आए, सब अपने अपने आप में कौन है भैया? हेड है। लेकिन हेड है, ठीक है, बढ़िया है, लेकिन अगर इस किसी मिशन के लिए सब साथ में गए हैं, लेकिन उसमें एक हेड होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए। तो टाइगर को क्या किया इन्होंने? हेड बनाया, तो ये कौन हो गया? 1 हेड। और फिर जो टाइगर ने जो प्लान बनाया 1 प्लान, तो उसी को फॉलो करना होगा इनको भी। ये नहीं कि भैया टाइगर ने बनाया कोई बात नहीं, हम अपने में बड़े बड़े सूरमा है तो अपना फॉलो करेंगे, नहीं। ये बोल रहे हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में कि जो 1 हेड है वही 1 प्लान चले, 50 लोगों के अलग अलग प्लान की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही बात कि नहीं? ठीक है। नंबर 6 सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये बोल रहे हैं देखो कंपनी से बड़ा कोई नहीं होता है, तो इसमें आपको क्या करना है
इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ही फायदा करना है और जनरल इंटरेस्ट, यानी कंपनी को भी बेनिफिट रहे और साथ ही साथ जो इंडिविजुअल आदमी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको भी क्या रहे, बेनिफिट मिले, दोनों का इंटरेस्ट बना रहे। नंबर 6 रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब है सैलरी, वेजेस। तो इस तरह से सैलरी डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के दोनों हैप्पी रहे। समझ में आ रही बात? सैलरी मतलब कम ना देना चाहिए, ठीक है, और इतना ज़्यादा भी एम्प्लॉय ना ले ले कि एम्प्लॉयर का मूड ही खराब हो जाए, यार मजबूर है सैलरी देना पड़ रहा है, कोई ऑप्शन नहीं उसके पास कि नए आदमी कहाँ से मिलेंगे जल्द से जल्द। नंबर 8 सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि एक आदमी के हाथ में पावर होना। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कई आदमी के हाथ में पावर होना। तो सिचुएशन के हिसाब से अगर कंपनी के बहुत इंपॉर्टेंट काम है, क्या है, कंपनी के बहुत इंपॉर्टेंट फैसले हैं, तो कंपनी को वहाँ पर सेंट्रलाइज होना चाहिए, एक बंदे के हाथ में पावर होना चाहिए। लेकिन अगर छोटे मोटे डिसीजन लेने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वहाँ पर क्या होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। उसको आप क्या कर सकते हो, कई लोगों के हाथ में पावर दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नंबर 9 स्केलर चेन, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट सब है लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। क्या है भाई, स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या होता है? इसका स्केलर चेन का मतलब ये होता है कि एक सिस्टम फॉलो होना चाहिए। जैसे मान लो अब मैंने एक टेबल बनाया, A B C D E, ठीक है, F G H I J। अब ये कह रहे हैं कि अगर E को बात करनी है J से तो E बोलेगा D से, D बोलेगा C से, B से, A से, फिर बात पहुंचेगी J तक। ये क्या होता है, स्केलर चेन। इनके कहने का मतलब ये है कि अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है तो ये स्केलर चेन मेंटेन होना चाहिए, इसी सीक्वेंस वाइज में सारा काम चलना चाहिए। स्केलर चेन का मतलब होता है ये डायरेक्टली इससे कॉन्ट्रैक्ट ना करे, आप अपने जूनियर को सीनियर को बताएं, फिर ये अपने सीनियर को बताएं, फिर उसकी बात वहां तक पहुंचे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर चेन। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मोस्ट अर्जेंट काम होता है, इसको इससे बात करनी है ई को आई से, ठीक है, लेकिन वहां पर स्केलर चेन नहीं होता, फिर वहां पर क्या है, गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक का कब जन्म होता है भैया, गैंग प्लैंक का जन्म तब होता है जब बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, क्विक डिसीजन लेना है, क्विक कम्युनिकेशन करना है। क्या क्विक कम्युनिकेशन करना है, जल्दी बात करनी है, तो फिर वो डायरेक्टली ई आई से कांटेक्ट कर सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं गैंग प्लैंक। समझ में आ रही बात? जनरली हमें स्केलर चेन फॉलो करनी चाहिए, और गैंग प्लैंक तब जब बहुत क्विक कम्युनिकेशन की जरूरत है, बहुत अर्जेंट डिसीजन लेना है, अर्जेंट बात करनी है तब, ठीक। नंबर 10 ऑर्डर। ऑर्डर का तो मतलब सिंपल सी चीज़ है यहाँ पर बेटा कि हर चीज़ क्या होनी चाहिए, ऑर्डर में होनी चाहिए, मतलब राइट पर्सन राइट प्लेस पर होना चाहिए। उसी तरह राइट कोई भी चीज़ है वो राइट अपनी जगह पर होना चाहिए। देखो इसमें एक लाइन लिखी है, सुन लो, अ प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स साइज प्लेस। अ प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स साइज प्लेस। समझ में आ रही बात? एंड द राइट मैन इन द राइट जॉब, और राइट मैन इन द राइट जॉब। सही जगह पर सही इंसान का होना जरूरी है, हर प्रॉपर प्लेस पर हर प्रॉपर चीज़ का होना जरूरी है। समझ में हमारी बात की नहीं, कोई भी चीज़ नहीं इधर है उधर है। अब कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, कोई कॉमर्स का टीचर है उसको साइंस में डाल दिया, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर मैन ऑन प्रॉपर प्लेस, ठीक, ये हो गया ऑर्डर। नंबर 11 पर है इक्विटी। इक्विटी का मतलब फेयर सब कुछ रहना चाहिए भैया, ये नहीं कि फीमेल को कम सैलरी है, मेल को ज़्यादा सैलरी है, या काला है गोरा है, कोई रिश्तेदार है, कोई रिलेटिव है ना, ये देख के नहीं रखना है, सबको इक्विटी के साथ देखना है। अपने एम्प्लॉयज़ को सब हमारे लिए क्या है, बराबर होना चाहिए, ऐसा हेनरी फ्योल साहब का कहना है और मेरा भी कहना है भाई, ठीक है। नंबर 2 है स्टेबिलिटी ऑफ टेनर। स्टेबिलिटी ऑफ टेनर का मतलब ये है कि देखो आपके जो एम्प्लॉय काम करते हैं बहुत घबराए हुए रहते हैं, यार कल को हमें निकाल दिया तो उनको स्टेबिलिटी दो, उनको बताओ कि देखो यार हम इतने 6 महीने 1 साल 2 साल जब तक का भी है, मैं इतने साल तक तुम्हें निकालने वाला नहीं हूँ, तो ताकि उसको स्टेबिलिटी रहेगी, उसको कंफर्म रहेगा हमारी जॉब सेफ्टी है, तो वो मन लगा के अपना 100% दे पाएगा और ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएगा। नंबर 13 इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब ये बोल रहे हैं हेनरी फ्योल साहब कि यार देखो आपका ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको खुद इनिशिएटिव होना चाहिए। अगर आप खुद इनिशिएटिव होगे, जो ओनर है डायरेक्टर है, तो बाकी आपके जो जूनियर्स हैं वो भी आपको देख के क्या होंगे, इनिशिएटिव होंगे, वर्क में काम लगाएंगे, मेहनत करेंगे। इनिशिएटिव होना चाहिए एक मैनेजर को। नंबर 14 स्प्लिट द कॉर्प्स। स्प्लिट द कॉर्प्स का मतलब होता है यूनियन ऑफ स्ट्रेंथ। ये लिख सकते हो यूनियन इज स्ट्रेंथ, यानी कि
यूनियन स्ट्रेंथ का मतलब होता है एकता में शक्ति है। मोस्ट वांटेड चीज़ें होती है LSPDCOF, ठीक है, मोस्ट वांटेड है। 10 में 5 बार आता ही आता है, ये 10 में 7 बार आता ही आता है मान लो। SPDCOF मतलब होता है यूनिटी स्ट्रेंथ, मतलब ये बोल रहे हैं कि आपकी कंपनी में यूनिटी होनी चाहिए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ के बीच में एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए। रिलेशन अच्छा रहेगा तो कंपनी बहुत आगे तक जाने वाली है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अक्सर आपकी जो बुक में है रिलेवेंस ऑफ प्रिंसिपल्स टुडे सिलेबस का पार्ट है नहीं, लास्ट टॉपिक आपका है कंपैरिजन बिटवीन टेलर वर्सेस हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल्स, ठीक है। दोनों के प्रिंसिपल्स के डिफरेंस है, क्या है बेटा डिफरेंस, कोई 5 डिफरेंस, एनी 5 डिफरेंस आप बुक से ज़रूर से देख लेना, बाकी और कुछ इसमें सिलेबस में बचा नहीं है, ठीक है। चैप्टर हो गया कंप्लीट और 7वां चैप्टर आपका 45 डे स्टडी के हिसाब से कंप्लीट है। आपको कल ही मतलब आज ही आपको ये चैप्टर और थोड़ी देर में आपको फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जिसमें कोऑर्डिनेशन टॉपिक सिर्फ और सिर्फ है वो भी आपको मिल जाएगा। और उसके बाद हम लोग देखेंगे अपना न्यू चैप्टर जिसका नाम है प्लानिंग। फिलहाल इसको देखो, 8 चैप्टर आपके हो गए कंप्लीट। चलो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और लोगों को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।